हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। आइए आज की प्रैक्टिस सेट में जिन प्रश्नों का संग्रह है, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस के आए हुए सीटेट के प्रश्न हैं। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल चैनल पर और इन प्रश्नों का आप उत्तर देने का प्रयास करिए। साथ साथ हम भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आप अभ्यास करिए जिससे कि आपका सीटेट में अच्छा मार्क्स आ सके। और आपके मार्क में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई करेगा तो ईवीएस वाला पोर्शन करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक मार्क आप ऑब्टेन करेंगे इस खंड से, इस सेक्शन से। तो इस वजह से आप आज आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, ये भी हमने बताया था कि हमेशा रिपीटेड होता है। देखिए 4-5 सीरीज हमने प्रैक्टिस करवाया, उसमें एक प्रश्न आया हुआ है और हर बार पुनरावृत्ति होती है प्रश्नों की। तो आज का जो प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पे कांसा यानी कि ब्रॉन्ज की बात कर रहा है। कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए कांसा तांबा तथा जस्ता का रूप है। बी ऑप्शन कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से सबसे सही ऑप्शन जो है उस ऑप्शन का आप चयन करिए। हमने आपको थियरी में एक चैप्टर पढ़ाया था, वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में है, जिसका टाइटल था बोलती इमारतें, और वो गोलकोंडा के बारे में उस पर पूरा एक वीडियो बनाया गया है, वहां से थियरी का प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शनों का आप अध्ययन करने के बाद सही उत्तर आप बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो तांबा, कांसा तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है। जी बिल्कुल नहीं, ये आगे मिश्र है, मिश्रण है, यहाँ पे लिखा हुआ, त्रुटि हुई है। ठीक है, तो तांबा, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, जिंक की भी मिश्र धातु है। जी बिल्कुल सही, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व ना होके एक मिश्र धातु है। तो इस हिसाब से आज के प्रश्न का जो आज का पहला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर निकल के आया, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक भी मिली होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में क्या होता है मृदा का। ठीक है, करने में मृदा के बारे में पूछ रहा है, यानी कि मिट्टी के बारे में पूछ रहा है कि एक ही जमीन पर एक ही फसल बार बार उगाया जाए तो मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4। पहला ऑप्शन है बंजर हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। तीसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उपयुक्त नहीं उपयुक्त है ये। ठीक है, अगला ऑप्शन इसका चौथा है उर्वर बन जाती है। ठीक है, उर्वर तो होगी नहीं, क्योंकि बार बार जब फसल आप उगाएंगे तो उर्वरा शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है, बल्कि आप अगर फसल चक्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। जी बिल्कुल नहीं। किसी विशेष फसल के उपयोगी बन जाएगी। जी बिल्कुल नहीं। ये पहला ऑप्शन सही है कि एक ही जमीन पर एक ही फसल बार बार उगाने से जो जमीन होती है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, अथवा जमीन जो है वो बंजर की श्रेणी में आ जाती है। तो इस तरह से आज का दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर ऑप्शन
ए सही है, ऑप्शन ए निकल के आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ए ऑप्शन, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और डी, लकड़ी के फर्श। और ये कूट मिलान का प्रश्न है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से या इस टॉपिक से अनेक बार प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं। ये लद्दाख के मकान के बारे में पूछा है, किसी किसी में असम के मकान के बारे में पूछता है, कहीं कहीं पे आप उत्तराखंड का जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले मकान की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बार बार प्रश्न बने हुए हैं और इसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। थियरी का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, कूट मिलान का यह प्रश्न है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ कि इसमें से सही कौन है। तो सबसे पहले इसमें जो है चारों ऑप्शन को चेक करते हैं कि चारों ऑप्शन में सही कौन है। ठीक है, पेड़ के तनों से लकड़ी की ढालू छतें, जी बिल्कुल नहीं, ये तो वहां की छतें जो होती हैं वो लकड़ी की ढालू नहीं होती है। ठीक है, ये आपका गलत ऑप्शन है। निचली मंजिल में हमने बताया था कि कोई खिड़की नहीं होती है और वहां पे पशु और खाने पीने के सामग्री को रखा जाता है, यानी कि ये बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन पे देखते हैं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती, जी बिल्कुल होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, जी। मिला जुला के इसमें कूट मिलान में बी सी डी, यानी कि बी सी डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। आइए चेक करते हैं ऑप्शन ए क्या है। सी डी ए गलत है, बी सी डी सही है, ए बी डी गलत है, ए बी सी गलत है। तो आपने देखा कि मकान टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। यही प्रश्न अभी आगे जब प्रैक्टिस सेट हम करेंगे तो असम के बारे में पूछता है, लद्दाख के बारे में तो हो गया, उत्तराखंड के बारे में पूछता है कि वहां के मकान कैसे होते हैं, दिल्ली के मकान कैसे होते हैं, जम्मू में कैसे मकान पाए जाते हैं। तमाम प्रकार के मकानों की जो एक टॉपिक है वहां से प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन, ये देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें। ये रहा आपके स्क्रीन पे, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क पुरानी झीलें निर्मित करने के लिए। तो आपको बता दें, आप इन चारों ऑप्शनों को देख करके बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। तरुण भारत संघ नामक संस्था एक है पूरे भारत में, वो किस लिए काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है, वहां से प्रश्न आया हुआ है। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे उम्मीद करते हैं और आप इसका उत्तर जरूर बताइए। तो ये बिल्कुल गलत है, सही उत्तर आपका ये है कि ये आपका जल से संबंधित, यानी कि जो भी बावड़ी है, जो भी झीलें हैं जो अस्तित्व खो चुकी हैं, ऐसे झीलों, बावड़ी और कुओं को साफ सफाई करके पुनर्जीवित करने का काम करता है तरुण भारत संघ। और इस प्रश्न का जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया, इसमें क्या है ये भी देखिए, आपका थियरी का प्रश्न है, इसको भी हम पढ़ाए हैं। ठीक है,
सांपों के बारे में बताए थे और वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्या है प्रश्न, पहले देखा जाए। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। जी, इन चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। उन तीनों ऑप्शनों को कूट मिलान के द्वारा नीचे प्रश्न दिया हुआ है, वहां से आपको उत्तर निकालना है। तो आइए पहले इस प्रश्न का सही जो पॉइंट है उसको निकालते हैं, उसके बाद तब कूट मिलान वाले पे आते हैं। क्या है पहला, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर, गलत है, 2 होते हैं, 4 नहीं होते हैं। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जी बिल्कुल सही। ए बी डी वाला ऑप्शन जो आपका है कूट मिलान का, वही सही है। आइए चेक करते हैं कि कहां है। ए ऑप्शन में बी सी डी, बी सी डी, सी तो गलत है। सी डी व ए, जहां सी आ गया तो बिल्कुल गलत है। बी ए सी, ठीक है। क्या है आपका ऑप्शन यहां है, क्या है बी सी डी, जो सी वाला है ऑप्शन गलत है। बी सी डी ए गलत है, बी ए सी गलत है, ए बी डी आपका सही है। तो आपको बता दें, हमने ये इसका भी वीडियो बनाया है और प्लेलिस्ट में है, डिटेल है। तो आपके भारत में जो सांप जहरीले पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और हम वीडियो बना। पहला क्या है, सांप है, ठीक है। क्या है, सांप कोबरा जिसे कहा जाता है, ठीक है। सांप नहीं जी, ये नाग इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। क्या, नाग, क्या है इसका नाम, नाग, इसी को कोबरा कहा जाता है। दूसरा सांप आपका जो है अफाई है, ठीक है, अफाई सांप। और तीसरा सांप आपका जो है वो आपका क्रैत है, ठीक है। और चौथा सांप आपका जो है रसल वाइपर या दुबोइया सांप इसे कहा जाता है, दुबोइया, ठीक है। आप देख रहे हैं भारत में मुख्यतः यही 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहले पे है नाग या कोबरा जिसे कहा जाता है, दूसरे पे अफाई सांप है, इसे कारपेट वाइपर कहा जाता है, और तीसरे पे करैत सांप है, और चौथा जो आपका है दुबोइया सांप या रसल वाइपर इसका नाम है। यही चारों सांप भारत में सबसे जहरीले प्रकार के होते हैं। और सांपों के बारे में जो सही कथन, इसमें सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी ए बी और डी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया ऑप्शन डी निकल के आया। तो आप अगर इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से देख सकते हैं इन चारों सांपों के बारे में। और एक चीज जान लीजिए, जो पाइथन होता है यानी कि जो अजगर होता है वो विष रहित सांप है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि क्या जो अजगर सांप है वो जहरीला होता है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव,
बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तरल। तो आपको हम बता दें, ये भी थियरी का प्रश्न है और इसको भी पढ़ाया गया है, वीडियो बनाया गया है और वो प्लेलिस्ट में आपके मौजूद है। खत्म हो जाए तो कहाँ जा खत्म हो जाए तो, ये इसका टाइटल है, वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में हमने उसमें डिटेल बताया हुआ है कि यह क्या होता है। ये होता है आपका गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है, ठीक है, और गहरे रंग का होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ऑप्शन है। ये पेट्रोलियम के जो विशेषता है उसके बारे में बताया गया है कि ये बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का होता है, हरे नहीं गहरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया ऑप्शन डी निकल के आया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है। हमने बार बार आपसे कहा है कि सीटेट के जो पेपर होते हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। एक बार आप 2000 माना, जैसे सपोज दैट कि 2011 में कोई प्रश्न आया हुआ है तो 14 में भी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। जो 14 में आया हुआ है उनमें से कुछ प्रश्नों का पुनरावृत्ति 16 में हो सकती है। तो इस वजह से हर सेट को आप जो है प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, उन्हीं प्रश्नों का आपको पुनरावृत्ति मिलती है, बस एक आध ऑप्शन चेंज होते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वाला प्रश्न है क्या है, ये आपके स्क्रीन पे आ गया। ये है, क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराए हैं। क्या है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ठीक है, मच्छर के काटने से फैलने वाले रोगों का एक समूह है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों ऑप्शनों में से सबसे सही उत्तर आपका चयन करना हो। तो देखते हैं, ऑप्शन ए मलेरिया चिकनगुनिया। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ये भी सही है। मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा। तो आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि जो सबसे उपयुक्त होता है वही प्रश्न सीटेट मानता है और एक दूसरे से सारे ऑप्शन मैच खाते हैं। उन चारों में से जो सबसे सही सबसे उपयुक्त होता है वही सीटेट मानता है। आपका जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है। अगर ये कूट मिलान का होता तो इस प्रश्न का ए और बी दोनों सही होता। एक विद्यालय की बात हो रही है, उस विद्यालय में हर एक कक्षा में 2-3 आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे कि वो मानसिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग, इन सबों का एक साथ शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। उसे किस नाम से जानेंगे, ये ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन समावेशी शिक्षा, बी ऑप्शन समवयस्क शिक्षा, सी ऑप्शन प्रतिपूरक अधिगम और डी ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इन चारों ऑप्शनों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका समावेशी शिक्षा से है, यानी कि समान शिक्षा की व्यवस्था। इसमें आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं, तीनों को समान शिक्षा की व्यवस्था की गई है, इसलिए इसे समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। ये सीडीपी के क्लास में स्पेशल क्लास इसका बना हुआ है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं डिटेल में। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार यहाँ से प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो आपका निकल के आया ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा के द्वारा ही जितने आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सामान्य बच्चों को एक साथ पठन पाठन की व्यवस्था की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी रिपीटेड है, पिछले जो है जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। इसको हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे लेकिन इसके सही ऑप्शन को जरूर बताएंगे। क्या है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए
बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से उदाहरण है जो घर्षण के संदर्भ में सही है। ये ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन है। ए ऑप्शन, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर गई फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौट आती है। और डी है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें घर्षण से संबंधित, 3 सही है, 1 गलत है। आइए चेक करते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन सी आपका है वो आपका घर्षण के कारण ना होकर के बल्कि ग्रेविटी के कारण, फ्रिक्शन के कारण ना होकर के ग्रेविटी के कारण ये होती है। जो गेंद ऊपर फेंकी जाती है और पुनः धरती पे आ जाती है वो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है, ना कि घर्षण के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो आइए कूट मिलान वाले प्रश्न को ढूंढते हैं। बी सी व डी, जब सी आ गया तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। सी डी ए, ये भी ऑप्शन गलत है। ए डी बी, यही ऑप्शन सी सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके घर्षण के संदर्भ में गलत हैं। ये प्रीवियस का पेपर है और हमने पीछे भी प्रैक्टिस सेट में इस टॉपिक से प्रश्न करवाए हैं और हूबहू है, सिर्फ ऑप्शन चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी थियरी का प्रश्न है। एक पश्मीना शाल लगभग डॉट डॉट साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में हेतु समय लगता है घंटों का। तो यहाँ पे ये जो डिजिट दिया हुआ है, जो पहला ऑप्शन है 6 250 घंटा, बी ऑप्शन है 6 200 घंटा, सी 10 250 घंटा और डी 10 200 घंटा। तो आपको हम बता दें, आपको हमने एक थियरी में पढ़ाया था, पर लेह लद्दाख में पाए जाने वाली एक बकरी है जिसका नाम पश्मीना बकरी है। वो बकरी की प्रजाति है और उसी प्रजाति की बकरी का जो बाल होता है, जब ठंडी आती है तो उनके शरीरों पे बड़े बड़े पतले पतले बाल हो जाते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में वो झड़ जाते हैं। तो वहाँ के जो घुमंतू लोग हैं, जांगबा जिसका नाम है, वो उन्हीं बालों से एक पश्मीना शाल को तैयार करते हैं। और इस पश्मीना शाल की विशेषता होती है कि ये पश्मीना शाल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्मी करती है। कितने बराबर? 6 साधारण स्वेटरों के बराबर ये गर्मी करती है और इसको बुनने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 250 घंटा। तो इन चारों ऑप्शनों में जो ए ऑप्शन है इस चीज का अनुसरण कर रहा है कि 6 साधारण स्वेटर और 250 घंटा। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर निकल के आया ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थ्योरी का प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? यानी कि सरिता एक विद्यार्थी है, उसकी शिक्षिका जो है वो उसके क्लास में सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना का आयोजन करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही, ये प्रश्न है। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना। तो आप देखिए इस प्रश्न में सबसे सही उत्तर कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे मनोरंजन के द्वारा जब होता है
तो ये नाटक के द्वारा होता है, फिल्मों के द्वारा होता है, दृश्य शब्द सामग्रियों के द्वारा होता है, कविता कहानियों के द्वारा होता है। ठीक है, इस हिसाब से ये गलत है। सामाजिक गतिविधियों के रूप में, जी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब वो सामूहिक चर्चा हो रही है तो जहां समूह होता है वहीं से समाज का निर्माण होता है। ठीक है, जहां समूह होता है वहीं से समाज का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना सिखा रही है। कौन सिखा रही है? सरिता की शिक्षिका। किसके द्वारा? सामूहिक परियोजना का आयोजन करके, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया, ऑप्शन सी आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थ्योरी का प्रश्न है। क्या है? नेफेंथेस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 4 प्रदेशों का नाम दिया हुआ जहां पे नेफेंथिस यानी कि कीट भक्षी पौधा पाया जाता है, जो कि उसके प्रकार है पिचर प्लांट या घटपर्णी, वीनस, ड्रोसेरा। ये सब क्या है? ये आपके कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। उसी के बारे में पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो थियरी का प्रश्न है, इसका डिटेल वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका मेघालय राज्य है। कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य में इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, कीटों का शिकार करते हैं। और उन्हें वो शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसी कीटों को खा करके वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो इस हिसाब से जो सबसे सही ऑप्शन निकल के आया, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ठीक है, ये भी थियरी का प्रश्न है। ए ऑप्शन पैराफिन मोम, बी ऑप्शन ग्रीस, सी ऑप्शन कोयला, डी ऑप्शन पेट्रोल। तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद जो सबसे डिफरेंट लगा वो ऑप्शन कौन सा लगा? ऑप्शन सी लगा। क्यों डिफरेंट लगा? ये आपका जो है कोयला, ये परतदार शैलों में जब लकड़ी जमा हो जाती है कई वर्षों के बाद तो वो कोयला का रूप ले लेती है। लेकिन बाकी जो पैराफिन मोम है, ग्रीस है, पेट्रोल है, ये जीवाश्म आयल जो पाए जाते हैं उन्हीं को प्योरीफायर करके इनका निर्माण किया जाता है। टॉप क्वालिटी का जो आयल होता है वो पेट्रोल होता है। ठीक है, फिर आपका डीजल होता है, फिर केरोसिन होता है, फिर आपका डामर होता है, पैराफिन मोम होता है, ग्रीस होता है। इस तरह से जो आपका जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवाश्म तेल जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है उसके प्योरीफायर करने के बाद पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोल निकलता है। लेकिन जो कोयला होता है वो पेड़ पौधों को परतों के नीचे जमा होने के बाद जब वो रूपांतरित हो जाता है तो कोयले का रूप ले लेता है। इस हिसाब से जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लास्ट प्रश्न है, ये भी थियरी का है और इसका भी वीडियो हम बनाए हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। बिहार के एक गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय पूछ रहा है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अप्रैल से जून, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जुलाई से सितंबर, सी ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर और डी ऑप्शन जनवरी से मार्च। तो ये भी आपके प्लेलिस्ट में इससे संबंधित एक वीडियो पड़ा हुआ है, अनीता की मधुमक्खियां टाइटल से, वहां से थियरी का प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें जो सबसे आदर्श समय है मधुमक्खी पालन का वो आपका है जो वर्तमान में महीना चल रहा है वही है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वोत्तम होता है। ऐसा इसलिए होता है इस समय खेतों में
सरसों या अन्य प्रकार के जो फसल होते हैं उनके फूल उगाते हैं। सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया है, ठीक है, इनके फूल उगाते हैं और इन्हीं फूलों से मधु निकालने के लिए मधुमक्खियों को आसानी होती है। तो आज का वीडियो बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे कि आप तक उपयोगी वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।